प्रस्तावित शांति समझौता अब एक निर्णायक मोड़ पर है। जिनेवा में संभावित डील से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल को साथ लिए बिना पश्चिम एशिया में स्थायी शांति संभव है। एक ओर ट्रंप समझौते को आगे बढ़ाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू अपने सख्त रुख पर कायम है। लेबनान से लेकर तेहरान तक बढ़ते विरोध के बीच अब दुनिया की निगाहें जिनेवा पर टिकी हुई हैं। क्या है डील की इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच शांति बहाली की बातचीत का लंबा रास्ता लगभग तय हो चुका है। अब शुक्रवार को जिनेवा में संभावित समझौते पर हस्ताक्षर होना है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इजराइल को बातचीत में शामिल किए बिना क्या पश्चिम एशिया में शांति लौट पाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप की राह में बड़ी रुकावट बनते नजर आ रहे हैं। लेबनान पर नेतन्याहू का रुख साफ है कि वो ईरानी दबाव में झुकने वाले नहीं है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि इजरायली सेना लेबनान के बफर जोन में तब तक रहेगी जब तक आवश्यक होगा। इजरायल ने बुधवार को भी दक्षिणी लेबनान में कई स्थानों पर हमले किए हैं, जिनमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है, जबकि लेबनान पर हमला न होना ही ईरान की पहली शर्त है। ईरान ने समझौते के बाद से इजराइल पर लेबनान में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के बढ़ते दबाव के बीच ट्रंप खुलेआम नेतन्याहू को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनके बगैर इजराइल का अस्तित्व नहीं होता। वो नेतन्याहू को क्रेजी और गैर जिम्मेदार तक बता चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इस आलोचना से इजराइल के लोगों में नेतन्याहू के खिलाफ असंतोष पनपता नजर आ रहा है। वहां के लोगों को लगता है कि इजराइल को बातचीत में शामिल न कर उसे हमला रोकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। नेतन्याहू विपक्ष के निशाने पर भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि नेतन्याहू सरकार का कार्यकाल गृह युद्ध से शुरू हुआ था, 7 अक्टूबर के नरसंहार के साथ जारी रहा और अब ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक विफलता के साथ समाप्त हो रहा है। ईरान का भी एक धड़ा डील को लेकर सशंकित नजर आ रहा है। आलोचक, मुख्य वार्ताकार और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई द्वारा तय की गई रेड लाइन से हट रहे हैं और एक अहम रणनीतिक संपत्ति भी गंवा रहे हैं। जबकि वार्ताकार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समझौते को उच्च स्तर पर मंजूरी मिली हुई है और ये ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। पिछले दिनों कट्टरपंथी गुट के एक सांसद हामिद अरशद ने कालिबाफ पर सुप्रीम लीडर के निर्देशों से भटक जाने का आरोप लगाया। उन्होंने हुर्मुज पर ईरानी नियंत्रण के लिए कथित रियायतें, फ्रीज की गई संपत्ति की वापसी, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा, अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार पर परमाणु अपसाद संधि से परे अमेरिका के साथ किए गए वादे और तेहरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। उधर G7 देशों ने अमेरिका ईरान के बीच समझौते का समर्थन किया है। बैठक में नेताओं ने पीस डील को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। हालांकि समूह ने युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को लेकर सीधे तौर पर कोई ठोस कदम घोषित नहीं किया। और आइए इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत आपका संदीप जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि इजराइल को बाहर रखकर क्या यह डील संभव है, क्योंकि यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार इजराइल हमने देखा है कि हमले करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर उसको इस डील से बाहर रखा जाता है तो उसके बावजूद क्या यह डील संभव नजर आती है आपको? देखिए, किसी भी इस तरीके से किसी भी ऐसी डील वो प्रैग्मेटिक उसका स्वरूप नहीं ले सकती है, व्यवहारिक रूप नहीं ले सकती जब तक कि स्टेक होल्डर्स में शामिल न हो। यहाँ पर दोनों तरीके से आशंका है। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि इजराइल का ना सम्मिलित होना, इजराइल में जो संतोष है, नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप उनकी जो आवाज है वो दबा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान को भी देखिए कि उतना मुखर तरीके से ईरान में वो सेंस ऑफ मैच्योरिटी नहीं है इस डील को लेकर के, कह सकते वो सहमति नहीं बनती जा रही है ईरान के अंदर। तो दोनों तरफ से जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जो वॉर जोन के, उनमें एक कहीं ना कहीं डायलॉग का पूरी तरीके से क्राइसिस है। कोई डायलॉग में एक कंसिस्टेंसी नहीं है। करार कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं और यहाँ ईरान का जो पक्षकार है गालिबाफ है, मोहम्मद गालिबाफ, इन पर एक आरोप लगता आ रहा है कि ये लिबरल हैं, ये कहीं ना कहीं मुस्तफा जो खमैनी उनकी लाइन ऑफ लेंथ से हट करके चल रहे हैं। यही जो आरोप वहां के विदेश मंत्रालय पर भी लग रहा है और इसीलिए सड़कों पर लोग आ रहे हैं। एक्चुअली ईरान ने बहुत कुछ खो चुका है।
उसको लगता है कि अब इतना खोने के बाद डील किस बात पर डील, क्योंकि इस वॉर की जो शुरुआत हुई थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुई थी। जी। अभी इस जो तत्कालिक डील है यहाँ पर न्यूक्लियर डील का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कहीं पर कोई जिक्र नहीं आ रहा है। ये वो जिक्र है, वो बातें इस डील पर जो बाई प्रोडक्ट होकर के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, वॉर के बाद निकली है, चाहे वो स्टेट ऑफ हार्मुज हो या फ्रोजन जो एसेट्स हैं वो फ्रोज किए गए हों, या फिर ये आप कह सकते हैं कि सैंक्शन की पॉलिटिक्स को। तो सैंक्शन को तो वैसे भी पहले से ईरान ने झेलता आया, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ईरानियन लोगों का मानना है कि जब टॉप लीडर सब मारी जा चुकी है, ईरान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और पूरे मिडिल ईस्ट को देखा जाए तो पूरा वहां तबाही, तो किस शर्त पर ये डील हो रही है? तो एक ये ईरान की तरफ से पक्ष है। दूसरी तरफ अभी भी इजराइल ने कहा कि लेबनान का जो इशू है उसको हम नहीं छोड़ सकते। ईरान इजराइल दोनों, ईरान कहता है कि ये लेबनान है, इट शुड बी कम ऑन द टेबल ऑफ टॉक। टेबल ऑफ टॉक में लेबनान चरम जो कहते हैं टॉप प्रायोरिटी में आना चाहिए। ये गायब है, मिसिंग है लेबनान। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से व्यवहारिक रूप लेने वाला है। हाँ, ऑप्टिक्स जरूर है, ट्रंप की कोशिश जरूर है, लेकिन ट्रंप अपने आप में कितना खुद भरोसा लेकिन करेंगे? ट्रंप ने को इस महाडील में जो अपनी शर्तें रखी होंगी उनको प्रमुखता के साथ रखा होगा, ये तो साफ बात नजर आती है। 19 जून की तारीख तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन हस्ताक्षर दोनों तरफ से हो पाएंगे, ये अभी भी बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन ईरान की भी अपनी अलग तरह की शर्तें हैं। तो आपको क्या लगता है किस फोरम पर जाकर ये दोनों देश आपसी साझेदारी के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, डील कभी भी इस तरीके के वॉर जोन पर डील तब संभव होती है जब दोनों पक्ष में एक व्यवहारिक सहमति बनी। अभी दोनों पक्ष व्यवहारिक नहीं, न तो ईरान व्यवहारिक है, न तो अमेरिका व्यवहारिक है, क्योंकि अमेरिका के उस पर बयानों पर, उसके इस तरीके के डील की तैयारियों पर हमेशा एक संदेह रहता है, हमेशा ट्रस्ट फैक्टर की कमी रहती है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला जी से बन पर कि दुनिया का संकट इस समय ट्रस्ट का है, रिसोर्सेस का नहीं है। तो ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि 8 अप्रैल के बाद से लगातार जो जिस प्रकार बयान बदलते रहे ट्रंप, तो अभी भी जेनेवा पर किस बात पर एक नया आकार लेगा ये कहना कठिन है। बट इतना जरूर है कि ट्रंप में इतनी ज्यादा अभी कह सकते हैं कि व्याकुलता है कि वो चाहते हैं कि यदि मैंने छेड़ा है तो मैं इसको स्टॉप करूं, लेकिन व्यवहारिक धरातल कुछ और कहती है, तस्वीर कुछ और कहती है। तस्वीर ये कहती है कि अभी भी ईरान एज ए कंट्री सहमत नहीं है। और याद रखना होगा, IRGC वहां का बड़ा तबका, बड़ा धड़ा है इस वार का, हमेशा वो पक्ष में रहा है, और वो चाहता है कि यदि अभी झुके तो हमेशा के लिए झुक गए। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी किसी बड़ी डील पर, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन पर ये चीन वार्ता। एक पहलू तो हम देख रहे हैं संदीप जी अमेरिका का, दूसरा पहलू हम इजराइल का भी देख रहे हैं। ईरान की तरफ से अगर हम देखें तो उनके पास क्या पॉजिटिव ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ये डील संभावित हो सकती है, या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मनाने में कामयाब हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, ईरान चाहता है कि कोई यदि डील हो तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो मुद्दा है उसका राइट टू इनरिच सिविल न्यूक्लियर यूज, ये फंडामेंटल इशू था। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ना तो ट्रंप तैयार नजर आते हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बात की साफ तौर पर कर दी थी कि इस तरह की जो स्थितियां अगर रहेंगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तो वहां पर न्यूक्लियर तो उसको क्षेत्र नहीं बनने देंगे। तो इस तरह की बातें किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं? यही बाइनरी इशू है, इसलिए तो जीरो सम गेम की सिचुएशन बनी हुई है जी। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें कोई अभी व्यवहारिक मुझे कोई बहुत ऑप्टिमिज्म नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वॉर्स की शुरुआत ही यही हुई थी कि न्यूक्लियर सिस्टम, न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर देना, खत्म करना है। ये ईरान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि ये चाहता तो ईरान सरेंडर कर देता। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, लड़ाई लड़ी, एक पॉलिटिकल फाइट किया और एक अच्छा एक एज बनाया। तो मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों के बाद न्यूक्लियर इशू, अभी भी क्या हो रहा है कि हम 60 डेज के बाद न्यूक्लियर इशू की चर्चा करेंगे। तो ये एडहॉक डील है, और ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ये कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है, अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ही इतनी प्रॉब्लम्स है। तो डील तो अभी बात की बात है, डील एक नेक्स्ट स्टेज है। अभी अंडरस्टैंडिंग के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। जो पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ हार्मुज बनता है, फ्रोजन जो एसेट्स है उसकी बात, ये ईरान इसको बहुत बड़ा इशू नहीं मानता। ईरान तो कहता है स्टेट ऑफ हार्मुज हमें बाई प्रोडक्ट मिल गया, हम इसको वेपनाइज करेंगे, हमारा रेवेन्यू आएगा। तो ये ईरान का कंसर्न है। ईरान का कंसर्न है डील वो होगी जहां पर न्यूक्लियर इनरिच प्रोग्राम, राइट टू इनरिच, ये ईरानियन को मिलता रहेगा फ्यूचर में। और ये इजराइल को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसी विषय पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था। तो जिस विषय पर अटैक किया था, अमेरिका में ट्रंप क्या मुंह लेकर जाएंगे, अमेरिकन को क्या बताएंगे
कि हम किस बात के लिए डील किए। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जीरो सम गेम की सिचुएशन है, और ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स बन रहा है पूरे ग्लोबल फोरम में कि डील होने वाली है, लेकिन डील के पीछे अभी भी फायर है, सीज है, सीज है, सीज फायर हम कहते हैं ना, सीज तो फायर जरूर है, सीज चल रहा है, अंदर अंदर अभी आग सुलगती नजर आ रही है। बिल्कुल संदीप जी, तो ऐसे में अभी क्या हालात ऐसे ही बने रहेंगे? हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुलता हुआ नजर आएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संभावनाएं, पूरे दुनिया की नजरें यहाँ पर टिकी हुई हैं। तो ऐसे में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो अभी ना कहीं अवरोध जो है वो और उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। क्या इस बारे में भी जो स्टैंडर्ड लेवल की जो मीटिंग हुई है अभी तक की और जो बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो क्या आपको लगता है क्या वो नई दिशा देती हुई नजर आएगी, या अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस तरह से और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? बहुत पेच है और इसीलिए ये डील को महाडील भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं तो आगे क्या होगा, ये बहुत जानना जरूरी बन जाता है इस वक्त। मेरे एनालिसिस तो ये कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे अब नहीं बढ़ने वाला है, ये सिचुएशन पे जाने वाला है। जैसा रशिया यूक्रेन वॉर एक सिचुएशन पर गया, ऐसे ही ग्रेजुअली सिचुएशन पर जाएगा। इसका पीक हो चुका है, इस वॉर का पीक हो चुका है। अब ना तो ट्रंप में इतनी कन्विक्शन है, करेज है कि ग्राउंड ऑपरेशन करे, और ना ही ईरान में इतनी क्षमता बची है कि उसको वो फेस करे। तो मुझे लगता है ये अब पूरा का पूरा जो वॉर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आके रुकेगा। और हाँ, इतना जरूर है कि एनर्जी क्राइसिस से बना रहेगा अभी आने वाले दिनों में, कुछ मुझे ऐसा नजर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया का प्रेशर है, लेकिन ईरान का प्रेशर अपना अलग है। दुनिया का टेंशन ईरान का न्यूक्लियर नहीं है, दुनिया का टेंशन हार्मुज है। ईरान का टेंशन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका इजराइल का टेंशन है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। तो आप यदि डीपली जाएंगे, कोर पर जाएंगे, तो अभी कोई इशू रिजॉल्व नजर नहीं आते दिख रहे हैं। बिल्कुल संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो रशिया यूक्रेन में क्या स्थिति है उससे रूबरू कराएंगे और उससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं,